कंप्लीट किया है। हमने क्या क्या देखा उसमें, ट्रायंगल के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट एच जी ओ आई, ठीक है, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड जी, सर्कम सेंट्रो, इन सेंटर, ये चारों पॉइंट अपन ने देखे ट्रायंगल के, है ना। अगर आपको रिवाइज करना है कि कौन सा पॉइंट क्या था तो मैं आपको फटाफट बता सकता हूँ। एच मतलब हाइट, मतलब ऑल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जी मतलब सेंट्रोइड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओ मतलब सरकम सेंटर, है ना। सरकम सेंटर कहाँ से आता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, और ये आता है एंगल बाइसेक्टर से, ठीक है, गुड। अब मैंने आपको उस समय ये भी बताया था कि एच जी ओ आई में से 2 पॉइंट हमेशा अंदर रहते हैं। कौन कौन से 2 पॉइंट, जी और आई, और कौन कौन हमेशा, कौन कौन बाहर जा सकता है, ओ एच, है ना। उसका ट्रिक भी बताया था, ओ बाहर चला गया, है ना। कब बाहर जाता है, जब ट्रायंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तब वो बाहर जा सकता है। फिर हमने एक स्पेशल केस देखा था राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइट होती है नीचे वाली, और ये भी हाइट होती है ना। किसी को भी आप हाइट बोल सकते हो यार, वो तो डिपेंड करता है ना। आप अगर ट्रायंगल को यहाँ से इसको बेस मानते हो तो ये हाइट, और इसको बेस मानते हो तो ये हाइट है, तो बोथ आर हाइट। तो दोनों हाइट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला वर्टेक्स है, और हाइट का इंटरसेक्शन होता है ऑर्थो सेंटर, ये ऑर्थो सेंटर होता है। और सरकम सेंटर का सेंटर मतलब सरकम सेंटर जो होगा वो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है, ठीक है। तो आपको कभी भी कोई बोलता है कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बारे में कोई क्वेश्चन आता है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको सब कुछ पहले से पढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब अपने को बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन, और उससे पहले अपने को देखना लोकस, ठीक है, ओके। गुड आफ्टरनून प्रेरणा, आई बिलीव आप न्यू एडमिशन हो, ठीक है। तो आपसे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्रीवियस चैप्टर्स को कवर करना है ना। कल ही विवेक ने पूछा था कि सर वीडियो यूट्यूब में क्यों डालते हो वीडियो, है ना। इसीलिए डालते हैं क्योंकि भाई अपने पास जो बच्चे हैं वो ऐड होते हैं तो उनको दिक्कत ना जाए, सब कुछ वहाँ पे बहुत सिस्टमेटिक है। अच्छा, यहाँ पे आता है अपन लोकस, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लोकस का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लोकस। नाम सुन के तो लग रहा है कि अंग्रेजी, है ना। अंग्रेजी मतलब किसी भी पॉइंट का लोकस, जैसे कि आपके सामने एक डॉट दिख रहा है आपको येलो कलर का, इसका लोकस आपको अगर पता करना है तो आपको इसका ट्रैजेक्टरी पता करना है। मान लो मैंने इसको ऐसे चला दिया तो ये इसका लोकस हो गया। लोकस क्या हुआ, ये जो आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, दिस इज द लोकस। सर समझ में नहीं आया जाता अच्छे से। चलिए एक काम करते हैं, मैंने क्या, मेरे पास एक बहुत बड़ा फार्म है, फार्म समझते हो, फील्ड, आई हैव अ वेरी बिग फील्ड, और उसमें मेरे पास एक घोड़ा है, ठीक है। क्या है, एक घोड़ा है, काफी क्यूट सा घोड़ा है। उस घोड़े को मैंने टाई कर रखा है ना। जैसे आम जनता है ना, घोड़े को किससे टाई करती है, रस्सी से, बट मैंने थोड़ी सी क्रुएलिटी दिखाई और उसको मैंने ना रॉड से, लोहे की रॉड से टाई कर दिया है, ठीक है, जस्ट टू गिव यू अ गुड फील। अब मैंने इसको लोहे की रॉड, दिस इज नॉट अ रोप, ये रॉड है, रॉड से उसके गले को बांध दिया है, मतलब ऐसा बांधा है कि वो मरेगा नहीं। ऑब्वियसली मैं आपको दर्दनाक एग्जांपल नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन अब अगर इस घोड़े को मूव करना है, मैंने उसको बोला दौड़, तो अगर ये दौड़ता है, घोड़ा अगर दौड़ता है तो उसका जो ट्रैजेक्टरी बनेगा वो 110% सर्कुलर होगा, समझ में आ रहा है। तो अगर अपन इस घोड़े को एक पॉइंट मान लेते हैं ना, लेट अस कंसीडर कि ये घोड़ा है एक पॉइंट, घोड़े को घोड़े की जगह एक पॉइंट मान लो, तो जो पॉइंट है उसका ट्रैजेक्टरी क्या आ रहा है, सर्कुलर आ रहा है ना। तो ये जो ट्रैजेक्टरी वर्ड मैंने यूज करा है, इसको अपन कहते हैं लोकस। किसका लोकस, पॉइंट का लोकस। और पॉइंट का लोकस आ क्या रहा है, एक फिगर आ रहा है। कौन सा फिगर आ रहा है, सर्कल आ रहा है। क्या हमेशा सर्कल आएगा, नहीं, डिपेंड करता है आप क्या क्या कंस्ट्रेंट डाल रहे हो, है ना। आप कंस्ट्रेंट क्या क्या डाल रहे हो। यहां पर क्या कंस्ट्रेंट था, यहां पर ये कंस्ट्रेंट था कि ये पॉइंट जो है वो इस कदर मूव कर रहा है कि उसका एक फिक्स्ड पॉइंट से, ये जो अपन ने एक बीच में टाई कर रखा है ना कील, इसको अपन फिक्स्ड पॉइंट मानेंगे, तो ये पॉइंट फिक्स है। फिक्स्ड पॉइंट से उसका डिस्टेंस हमेशा 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 सेम रहे, ठीक है। फिक्स पॉइंट से अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम रहेगा, तो इसकी ट्रैजेक्टरी सर्कुलर आ जाएगी, इसका लोकस सर्कल आ जाएगा। अब द बिगर क्वेश्चन इज कि लोकस की इक्वेशन कैसे लिखते हैं जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे, है ना। तब के लिए एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, जब अपन थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी
जस्ट मिनट। देखिए, जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि इक्वेशन होता है लाइन का। लाइन का इक्वेशन जो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये बात तो अपने को कक्षा 9वीं में सिखा दिया गया था। जब अपन क्लास 9th में गए थे तो अपन ने एक चैप्टर पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उसमें 2 वेरिएबल होते थे, x और y। और लीनियर इक्वेशन मतलब क्या हो गया? लीनियर मतलब 1, पावर में क्या है x और y के 1। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x एंड y वो होती थी स्ट्रेट लाइन। अपन ने ग्राफ ड्रॉ भी करा था कक्षा 9वीं में। अगर आप भूल रहे हो तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, है ना। अपन क्या करते थे, x और y के सॉल्यूशन सेट बनाते थे, इस तरह से सॉल्यूशन सेट बनाते थे। अब अपन x को 0 डालेंगे तो y कुछ आता था, लेट से 1 आता था, और y को 0 डालते थे तो x कुछ आता था 2। फिर अपन x 0,1 को यहाँ पे पॉइंट करते थे, ये 0,1 मान लो, और 2,0 यहाँ पे प्लॉट किया और फिर दोनों को ज्वाइन कर दिया तो लाइन आती थी, है ना। तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होती थी? कुछ इक्वेशन हुआ करती थी, है ना। उसी तरह से इस तरह की इक्वेशन हुआ करती थी। ये जो इक्वेशन है ना, इसको अपन कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन या लोकस ऑफ अ पॉइंट जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, जब अपन थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये इस टाइप का कोई इक्वेशन है, इस टाइप का कोई इक्वेशन है। ये होता है सर्कल का इक्वेशन जब अपन थोड़े से बड़े हो जाएंगे, अभी नहीं। ये आपको लगभग लगभग 1 मंथ बाद समझ में आएगा सर्कल, है ना। मे बी इवन थोड़ा सा पहले समझ में आ जाएगा। बट सर, आपने बोला कि ये लाइन की इक्वेशन है, चलो ठीक है, अपन ने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा इसके बारे में, बट थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि हाँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप का जो भी इक्वेशन होगा वो एक लाइन की इक्वेशन जैसा दिखेगा, या वो एक लाइन कहलाएगा, है ना। तो हाउ डू वी मैथमेटिकली कंप्यूट इट, है ना, मैथमेटिकली अपन उसको कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले अपन अंग्रेजी लिखते हैं ना। लिखिए मेरे साथ, डेफिनेशन आपको मेरे साथ साथ लिखना है ना। डेफिनेशन ऑफ लोकस। लोकस मतलब क्या है? पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट अकॉर्डिंग टू गिवन कंस्ट्रेंट। इसको अपन अंग्रेजी में लिख लेते। लोकस इज अ पाथ traced by a moving point, traced by a moving point, that's it, under certain constraint। कंस्ट्रेंट मतलब कोई कंडीशन, जैसे कि बीच वाले, जो आपको मैंने बीच वाला कील लगा रखा था घोड़े पर, वहां से उसका डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, हमेशा इक्वल। जब घोड़ा मूव करके इधर आ जाएगा तो भी ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये चेंज नहीं होगा, है ना। तो ये कंस्ट्रेंट हो गया, ये कंडीशन होगी कि डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। तो लोकस क्या होता है? पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट अंडर सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। लिखिए, सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। ठीक है, छापो, पहले डेफिनेशन लिखो। आप लोग कमेंट लिखने में टाइम वेस्ट करते हो, अभी किसी का कमेंट नहीं आना चाहिए जब तक आपका डाउट ना हो। ओके, आपको फालतू कमेंट नहीं करना है, टाइम वेस्ट होगा आपका और मेरा भी। तो लोकस इज अ पॉइंट, लोकस इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय मूविंग पॉइंट अंडर सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। ठीक है, लेट अस टेक एग्जांपल गिवन 1। पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपन सर्कल कर लेते हैं ना। इफ अ पॉइंट moves such that it is always at a fixed distance from a fixed point, then its locus is a circle। वही घोड़े वाला एग्जांपल है, उसको अंग्रेजी में लिख दिया। then its locus is a circle। सर्कल के अलावा बहुत कुछ बन सकता है, मैं आपको सब बना के बताऊंगा। ठीक है, अब मेरे को एक बार कमेंट पढ़ लें तो।
हाँ भाई सोहम, आपका कमेंट मैंने मिस कर दिया था, आई एम सॉरी सर। DPP2 को होमवर्क भेजा है सर, प्लीज नाम लिखो। ओके मैं लिख दूंगा, है ना, डोंट वरी। सॉरी फॉर बीइंग लेट। एरिया ऑफ और डिस्टेंस फॉर्मूले से दो इक्वेशन आएगा, उधर से ही ए और बी बन जाएगा। ओके बिल्कुल वैसे ही बनेगा। फिजिक्स में जैसे इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी रहता है, हाँ जी बिल्कुल वैसे ही ना, पैराबोलिक इक्वेशन आता है, ठीक है। एक काइंड ऑफ पैराबोलिक इक्वेशन आता है, आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा, ये क्या नाम है इसका यार, प्रोजेक्टाइल मोशन, यस। तो उसमें अपन इक्वेशन निकालते हैं तो वो आता है उसका इक्वेशन भी, ठीक है। यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या है, कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट ये है कि सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज फिक्स्ड, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, क्या हो गया इसको, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज फिक्स्ड, ठीक है। मान लो अपने पास एक पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम अपन विवेक बोल देते। मैंने बोला विवेक को भाग, तो विवेक ऐसा आड़ा तिरछा भागने लगा, है ना। तो ये हो गया विदाउट एनी कंस्ट्रेंट। उसको मैंने ये थोड़ी बोला कि कैसे भागना है, उसको मैंने बोला भाग, बेचारा भाग गया, है ना। अब वो आड़ा तिरछा नाच नाच के भाग रहा है। लेकिन मान लीजिए कि मैंने विवेक को बोला कि भाग, और ऐसे भाग कि तुम्हारा डिस्टेंस इस ओ पॉइंट से हमेशा 10 मीटर हो, है ना, 10 मीटर। तो अब वो ऐसे भागेगा कि उसका ट्रैजेक्टरी अपने आप सर्कुलर आ जाएगा, है ना, काफी सुंदर सर्कल आएगा, ऐसा नहीं आएगा जैसा मैंने बनाया, वो ऐसे भागेगा, है ना, ताकि उसका, और उसका ट्रैजेक्टरी कैसा आ जाएगा, सर्कुलर आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, उस पर कंडीशन लगा दिया। तो इस पॉइंट पर मैंने कंडीशन लगाया तो उसका ट्रैजेक्टरी क्या हो गया, सर्कुलर हो गया। अच्छा अब हम कुछ और ट्रैजेक्टरी की बात करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं एक और। बहुत सारे ट्रैजेक्टरीज होते हैं ना, बहुत सारे, एंडलेस पॉसिबिलिटीज होती है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं अपन। पहले मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ, फिर अंग्रेजी में लिख लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए अपने पास दो पॉइंट है, अब एक पॉइंट है ए फॉर एप्पल, एक पॉइंट है बी फॉर बॉल, ठीक है। अब एक पॉइंट आया, है ना, एक पॉइंट आया जिसका नाम है पकौड़ा। इस पॉइंट को मैंने बोला भाग, तो ये उल्टा सीधा भागने लगा। कैसे, मैंने बोला अरे रुको जरा, ऐसे मत भागो, आप ऐसे भागो कि आपका डिस्टेंस पॉइंट ए से और पॉइंट बी से हमेशा इक्वल हो, हमेशा इक्वल हो। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये भाग के थोड़ा सा आगे आता है तो भी इसका डिस्टेंस जो आएगा पॉइंट ए से और पॉइंट बी से, है ना, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस हमेशा बराबर हो। मतलब पी ए इज इक्वल टू पी बी की कंडीशन लगा दी मैंने इसमें, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को सोच समझ के भागना पड़ा। अब ये भाग रहा है और इसका ट्रैजेक्टरी जो आएगा ना वो ऐसा आएगा, ठीक है। जो डॉटेड लाइन है दैट इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ दिस पॉइंट पी, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस जो है हमेशा पॉइंट पी से, आप किसी भी इस डॉटेड वाले लाइन पर कोई भी एक लोकेशन ले लो, मान लीजिए आपने ये ले लिया, तो अभी भी इसका जो डिस्टेंस है बी से और इसका डिस्टेंस जो है ए से, जो अभी भी डिस्टेंस आ रहा है वो बराबर आएगा। ये वाला डिस्टेंस इज इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो हमको थोड़ी देर बाद पता चला कि व्हाट इज दिस लोकस, दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट पी। और पॉइंट पी का लोकस आया क्या है, ए बी वाला जो लाइन है उसको मैंने ज्वाइन किया, और पॉइंट पी का जो लोकस आया ना वो हमको अब पता चला है कि इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। लाइन ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ना, वो इसकी ट्रैजेक्टरी बन रही है। पॉइंट पे जब भागा और उसकी ट्रैजेक्टरी अपन ने नोट करी तो पता चला कि उत्तरी ये तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकला। क्यों, क्योंकि ये ऐसे भागा है कि इसका डिस्टेंस हमेशा ए से और बी से बराबर है। तो इसको अपन क्या कहेंगे, लोकस ऑफ पॉइंट पी कम्स आउट टू बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। अंग्रेजी में लिख डालते हैं इस बात को, देखिए इफ अ पॉइंट पी moves such that
it is equidistant. It is equidistant from two fixed points A and B. That is P का डिस्टेंस A से और P का डिस्टेंस B से हर दम मरते दम तक बराबर हो, है ना। कल को अगर P भागते 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 यहाँ पहुंच गया अगर, तो भी इसका डिस्टेंस जो A से आ रहा है और जो इसका डिस्टेंस B से आ रहा है वो क्या हो, बराबर हो, है ना। तो उस पॉइंट का जो पाथ हो जाएगा, देन इट्स पाथ is perpendicular bisector of the line segment. Its path is perpendicular bisector of the line segment joining the given points. A and B. ठीक है, ये तो हो गया यार ज्योमेट्रिकली इस चीज को फील करना। हाउ डू वी फील इट मैथमेटिकली? मैथमेटिकली आपको लोकस कैसे निकालना चाहिए, उसका तरीका क्या होता है ना। तो मैं आपको इसके स्टेप्स लिखवा देता हूँ, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, विवेक आप बोल रहे हो एक टाइम बताओ, तो आज एक काम करता हूँ मैं, टू ऑल द स्टूडेंट्स है ना, तो मैं आपको लेक्चर के एंड में एक बार फिर से बोलूँगा। आज मैं आप लोगों से बात करता हूँ 6 बजे। ठीक है, 6 बजे मैं आप लोगों को सबको कॉल करूँगा, तो 6 बजे आप लोग रेडी रहना। कल मैंने 7 बजे कॉल किया था, मुझे अच्छे से याद था। और स्ट्रेट लाइन ट्रैजेक्टरी और ट्रायंगुलर ट्रैजेक्टरी। स्ट्रेट लाइन ट्रैजेक्टरी, ये तो डिस्टेंस है, बस इसको मिटा दो, ये तो बस डिस्टेंस है, ये ट्रैजेक्टरी थोड़ी ना है। ट्रैजेक्टरी तो ये डॉटेड वाली है। पी इस तरह मूव कर रहा है कि इसका डिस्टेंस हमेशा ए से और बी से बराबर आएगा। ठीक है, तो ट्रैजेक्टरी जो आ रही पी की, वो आ रही स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब द बिग क्वेश्चन इज हाउ टू डिटरमाइन लोकस। How to determine locus. लोकस को कैसे डिटरमाइन करें? ठीक है, तो बेसिकली अपने पास 4 स्टेप से लोकस को डिफाइन करने वाले, डिटरमाइन करने के लिए आपको चारों अंग्रेजी में लिखवाना पड़ेगा पहले, फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे। डन? ठीक है, सर्कल के अलावा बहुत कुछ बन सकता है, मैं आपको सब बताऊंगा ना। एक तो अपन ने यही देखा, फिर आगे अपन देखेंगे कि पैराबोला भी बनता है, एलिप्स भी बनता है, हाइपरबोला भी बनता है ना, एंड मेनी अदर थिंग्स। तो लिखिए, देयर आर 4 बेसिक स्टेप्स। There are 4 basic steps to determine a locus. ठीक है, स्टेप नंबर 1 है, जो आपका मूविंग पॉइंट है ना, हमेशा जैसे यहाँ पे मूविंग पॉइंट क्या था, P, और मैंने सर्कल का फोटो नहीं बनवाया आपको ना, ओहो, यहाँ पे फोटो बना लेना प्लीज। ये फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट को अपन O बोल देते हैं और मूविंग पॉइंट को हम लोग P कह देते हैं। तो ये जो मूविंग पॉइंट है, इसका ट्रैजेक्टरी कैसा आ जाएगा, सर्कुलर आ जाएगा, है ना, और इसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो होगा हमेशा फिक्स रहेगा, है ना। तो जो P जो मूविंग पॉइंट है, जो पॉइंट नाच रहा है, इधर उधर भाग रहा है, उस पॉइंट को हमेशा आप क्या मान लो, H, K, उसका कोऑर्डिनेट। तो अज्यूम द मूविंग पॉइंट, आएगा आपको समझ में, टेंशन ना लो, सब समझ में आएगा। वो भी अपन लिख रहे हैं ना, इस कारण आपको थोड़ा नया लगेगा। अज्यूम द मूविंग पॉइंट टू बी H, K। मूविंग पॉइंट को आपने ये मान लिया। स्टेप 2 कहता है कि आप ज्योमेट्रिकल कंडीशन को अप्लाई करें। अप्लाई
the geometrical condition. स्टेप 3, जो आपकी ज्योमेट्रिकल कंडीशन उसको आप एल्जेब्रिक इक्वेशन बना दोगे ना, तो लिखिए ट्रांसफॉर्म, पहले लिख लो, समझ में कम आएगा, अंग्रेजी लिख रहे हैं अपन, ठीक है। जूम कोई शेप नहीं, जूम थोड़ी बोला था मैंने यार, मैंने कुछ और बोला था, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। ट्रांसफॉर्म the geometrical condition into algebraic equation. And simplify it. And simplify it as far as possible. ठीक है, अगला है आपके पास स्टेप 4। स्टेप 4 कहता है कि if the final equation does not contain any variable other than h, h and k, then replace h by x and k by y। भाई काफी इंग्लिश लिख लिया अपन ने ना, इसको अपन समझते हिंदी में। पहले तो सर सांप बनता है क्या? सांप वाप बन जाता है ना, सांप भी बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सांप बनाने के लिए आपको sin x का ग्राफ बनाना पड़ेगा, sin x बनाने के लिए sin x वाली कंडीशन कुछ लगा देंगे अपन, सांप भी बन जाता है। चलिए, तो भाई इतनी सारी इंग्लिश लिखी अपन ने, आप लोगों ने इसको छाप तो लिया होगा ना। मैं थोड़ी देर और इसको स्क्रीन पे रखता हूँ, फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे, तब ही आपको समझ में आएगा, वरना अभी समझ में नहीं आएगा। इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। तो एकदम से फड़फड़ाने मत लग जाना, आपको सब समझ में आएगा एकदम अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द लोकस। मैं आपको बता रहा हूँ, लोकस नाम से बच्चों को डर लगता है, बाद में नहीं लगेगा वैसे तो, बट आप लोगों को स्टार्टिंग से बहुत सीरियस रहना है। लोकस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाइंड द लोकस, लोकस मतलब सिंपली ट्रैजेक्टरी, लोकस ऑफ अ पॉइंट P which moves, कौन मूव कर रहा है? P है ना, ध्यान रखना, which moves such that its distance from 3, 4, ये फिक्स पॉइंट है अपना है, फ्रॉम 3, 4 इज ऑलवेज 5 यूनिट्स। ठीक है, क्वेश्चन फिल करके समझ में आ गया अपने को कि सर्कल वाला केस हो रहा है ना, पॉइंट P जो है वो मूव कर रहा है, और फिक्स पॉइंट जो है वो 3, 4 है। फिक्स पॉइंट को अपन क्या मान लेते? O। O का कोऑर्डिनेट गिवन है क्या? हाँ बिल्कुल गिवन है। कौन मूव कर रहा है दोनों में से, O या P? O तो फिक्स है, तो P मूव कर रहा है। जो मूव करता है उसको अपन क्या एज्यूम कर लेते हैं? H, K। ठीक है, जो मूव कर रहा है उसको अपन क्या मान लेंगे? H, K। नहीं, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है ना, आप टेंशन मत लो, अभी तो स्टार्ट हुआ है। स्टार्टिंग का इसका पार्ट जो होता है वो बोरिंग लगता है, बट अब नहीं लगेगा।
जो मूविंग पॉइंट होता है उसको क्या मान लेंगे अपन, h कॉमा k, ये स्टेप नंबर 1 होता है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, देखिए स्टेप नंबर 1 में क्या था, अज्यूम द मूविंग पॉइंट टू बी h कॉमा k। स्टेप नंबर 2 में अप्लाई द ज्योमेट्रिकल कंडीशन। यहां पर ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है कि p पॉइंट मूव इस तरह से करेगा कि उसका डिस्टेंस o से हमेशा कितना रहेगा, 5 यूनिट। तो इसको अपन ज्योमेट्रिकली, इस ज्योमेट्रिकल कंडीशन को मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं बताइए। डिस्टेंस 5 मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, ओ हो, मतलब P और O का डिस्टेंस कितना हो जाए, 5 यूनिट। इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो स्टेप 1 तो मैंने कर दिया h कॉमा के। स्टेप 1 में अपन ने P को h कॉमा के मान लिया। स्टेप 2 में अपन ने ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगा ली। ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या कहता है कि डिस्टेंस ऑफ OP हमेशा कितना रहेगा, वो लगा लेते। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। ठीक है। थर्ड स्टेप क्या कहता है कि आप इसको सिंप्लीफाई करें, तो वी विल सिंप्लीफाई इट, है ना। दोनों तरफ क्या कर ले अपन, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 4 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 25। अच्छा, इसको अपन जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना ज्यादा सिंप्लीफाई कर ले। तो क्या अपन इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल। स्क्वायर को खोल दो, तो स्क्वायर को खोल देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, समझ में आया क्या, माइनस 2ab प्लस इधर भी अपन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज इक्वल टू 25 गिवन है ना। क्या अपन इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, इन सबको आप एक साथ लिख दो ना। तो आई विल राइट स्क्वायर वाली टर्म्स दोनों एक साथ लिख देता हूँ मैं, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, क्योंकि बड़ी डिग्री अपन पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद ये 6h, फिर उसके बाद 8k माइनस 8k, फिर उसके बाद कांस्टेंट 9 प्लस 16 कितना 25, और 25 माइनस 25 कितना हो गया 0। तो ये तो 0 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। 9 और 16 25, 25 माइनस 25 0, तो कांस्टेंट तो 0 आ गया, वो उधर भेज दिया मैंने उसको। अब इससे ज्यादा अपन सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। फोर्थ स्टेप में क्या कहता है कि h को चुपके से x लिख दो और k को चुपके से y लिख दो, तो आपकी इक्वेशन तैयार है। देखते हुए इक्वेशन क्या आती है, h की जगह x डाल देंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर, k की जगह y स्क्वायर, फिर से h की जगह x डाल देंगे तो 6x, और y की जगह k की जगह y तो 8y, दिस इज इक्वल टू 0। ये जो आपके सामने इक्वेशन आ रही है, दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P का लोकस क्या है, ये वाली इक्वेशन। जब अपन थोड़े से बड़े हो जाएंगे तब अपने को समझ में आएगा कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर अपना सर्कल ही होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस, है ना। इसको अपन लिखेंगे रिक्वायर्ड लोकस, है ना। और ये लोकस किसका है, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल या लोकस ऑफ सर्कल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉपी डाउन कर लीजिए इसे। स्टेप नंबर 1 2 3 4 एकदम स्टेप बाय स्टेप करके मैंने बताया कि क्या करना होता है आपको। स्टेप 1 में मूविंग पॉइंट को मान लो h कॉमा k। स्टेप 2 में आप ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगा दो। स्टेप 3 में उसको सिंप्लीफाई कर दो। स्टेप 4 में h को x k को y कर दो। ये तरीका आप फॉलो करोगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि इससे इक्वेशन क्यों आता है। अभी इक्वेशन आपका आ जाएगा, बट आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्यों आता है, उसका क्या मतलब होता है ना। अब इसको मैं एक फील दिलाता हूँ आपको कि पॉइंट P जो है ना, पॉइंट P जो है वो क्या कर रहा है, नाच रहा है, वो मूव कर रहा है। अब वो इस तरह से मूव कर रहा है, वो इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका कोऑर्डिनेट एट एनी इंस्टेंट, आपका पॉइंट P अगर मूव करते करते ऐसा ऐसा घूम रहा है ना, तो मान लो पॉइंट P एक दिन यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, उसका कोऑर्डिनेट आप कुछ मान लो, है ना। अज्यूम कुछ इधर कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा ही होगा ना। अगर पॉइंट P यहाँ पर पहुंचता है किसी दिन, उसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। वो जो कोऑर्डिनेट होगा ना, मान लो उस कोऑर्डिनेट को अपन मान लेते हैं a कॉमा b, वो a कॉमा b इस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। मतलब x की जगह a और y की जगह b डालोगे तो आपका पूरा LHS 0 आ जाएगा, सेटिस्फाई हो गया। समझ में आ रहा है आपको। नॉट जस्ट दिस पॉइंट, पॉइंट P अगर नाचते नाचते यहाँ पहुंच गया तो उसका कोऑर्डिनेट फिर बदल जाएगा। अब उसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि c कॉमा d हो गया, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ना, ये भी इसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा। मतलब पॉइंट P हमेशा ऐसी ट्रैजेक्टरी में मूव कर रहा है कि उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और ये वाली इक्वेशन जो होती है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल कहलाती है। ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको अभी पता नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे पता चल जाएगा। सर
मानने के बाद वो वापस x और y मानना पड़ता है ना, तो पहले से x और y माना तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत सही सवाल पूछा है भाई सागर ने, है ना। मैं आपको बताने वाला था ये चीज। सागर कह रहे हैं कि भाई पहले से आप क्या करो, ये h के दे रखा है ना यहाँ पे, आप शुरुआत से उसको x कॉमा y मान लो, x कॉमा y मान लो स्टार्टिंग से। क्या दिक्कत है जब लास्ट में भी रिप्लेस कर रहे हो तो। देखिए उसका एक रीजन है छोटा सा। क्या रीजन है कि कभी कभी आपको इक्वेशन में पहले से ही x कॉमा वाई मिलेगा, है ना। मैं आपको वो क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो क्या हो जाता है ना कि हमने जो x कॉमा वाई माना है, और जो इक्वेशन में ऑलरेडी x कॉमा वाई गिवन है वो मिक्स हो जाते हैं। तो फिर अपने को पता नहीं चलता कि हमारा वाला x कॉमा वाई क्या है। तो हमें ना अपने x कॉमा वाई को थोड़ी देर के लिए अपन बुर्का पहना देते। बुर्का समझते हैं ना आप? हाँ, तो उसको अपन बुर्का पहना के अलग कर देते ताकि h कॉमा के कभी भी कहीं मिक्स ना हो जाए, भीड़ में गुम ना जाए। यहाँ पर लकीली अपने पास h कॉमा k की जगह कोई और वेरिएबल नहीं था, है ना। जैसे ये h है, k है, फिर से h है और k है। वी डिड नॉट हैव एनी अदर वेरिएबल, लाइक मान लो यहाँ पे होता x और y फिर से, या ABCD करके कुछ और वेरिएबल होता, तो नहीं था वहाँ पे कुछ, है ना। तो अपना वेरिएबल मिक्स नहीं हुआ, तो उसको थोड़ा सा बस मिक्स नहीं हो जाए इस कारण अपन h कॉमा वाई मानते हैं। अब ये डिटेल में तो तभी समझ में आएगा जब मैं आपको वैसा क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो सब क्वेश्चन भाई अपने पास बहुत शानदार कलेक्शन है क्वेश्चंस का, आप उसका टेंशन ना लो। बस आप क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं आपको धीरे धीरे वो भी चीज़ समझा दूंगा। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट, लिखिए फाइंड द लोकस of a point P which moves such that it always makes an angle of 90 degree with line AB, where A का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 1,2 और P का कोऑर्डिनेट भी गिवन है 3,4। हाँ देखो भाई, यहाँ पे बोल रहा था कि विवेक का एक डाउट है, मैं बता देता हूँ। विवेक पूछ रहे कि ये यहाँ पे जो चीज़ लिखी समझ में नहीं आई कि इफ द फाइनल इक्वेशन डज नॉट कंटेन एनी अदर वेरिएबल, है ना। जैसे कि मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि फाइनल इक्वेशन ये थी अपनी, इस पर कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है। कौन कौन? h और k। क्या h और k के अलावा तीसरा वेरिएबल है क्या? वेरिएबल मतलब क्या होता है? एनी अल्फाबेट विच इज नॉट अ कांस्टेंट विच इज अ वेरिएबल। जैसे आपके z होता अगर मान लो, तो वो तीसरा वेरिएबल हो जाता है ना। या फिर pq होता तो वो चौथा वेरिएबल हो जाता। तो आपको एक चीज को मेक श्योर करना है कि यहाँ पर कोई भी अलग वेरिएबल ना हो, सिर्फ h हो और सिर्फ k हो। लास्ट इक्वेशन वही कहलाती है जिसमें h और k के अलावा कोई भी ना हो। ठीक है, अगर हो तो वो कांस्टेंट हो तो वो कांस्टेंट हो। जैसे यहाँ पे कोई नहीं था तो ज्यादा लोड नहीं आएगा आपको, है ना। धीरे धीरे समझ में आएगा। पहले वाला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट P which moves such that it always makes an angle of 90 degree with line AB where A and B are given। इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, गिवन पॉइंट्स को हमेशा ड्रॉ कर देता हूँ। गिवन पॉइंट्स क्या है? AB। तो लेटेस्ट से अपने पास ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, और ये 3,4 और A कितना है? 1,2। Find locus of point P which moves such that it always makes an angle of 90 degree with line AB। तो कौन मूव कर रहा है? पॉइंट P। अच्छा, और वो किस तरह से मूव कर रहा है? पॉइंट P इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका एंगल लाइन AB से, जैसे मान लो अभी पॉइंट P यहाँ पर है, अभी यहाँ पर है, तो P का एंगल जो AB से बन रहा है वो कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। अगर मान लो पॉइंट P नाचना समझते हो ना आप लोग, हाँ, पॉइंट P नाच ही तो रहा है, तो वो अगर नाचते नाचते कल को यहाँ पहुंच गया, मान लो यहाँ पहुंच गया, मान लो, है ना। वैसे तो दिस इज नॉट पॉसिबल, तो आप बोल दो कि यहाँ पहुंच गया लेटेस्ट से। तो अब उसका A और B से जो एंगल है वो क्या आ जाना चाहिए?
वो अभी भी 90 डिग्री रहना चाहिए। मतलब अभी कंस्ट्रेंट क्या है, द एंगल शुड बी 90 डिग्री। व्हाट इज द कंस्ट्रेंट? एंगल शुड बी 90 डिग्री। नो, P इज नॉट इक्वल टू PB। आपको बोल रहा है कि P ऐसे मूव कर रहा है कि इट ऑलवेज मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द लाइन AB। ठीक है, पहली फील में अगर मैं क्लास 8th के बच्चे से पूछूंगा तो वो देखते ही बता देगा कि सर P जो है ना, इट इज डेफिनेटली लाइंग ऑन अ सेमी सर्कल। अरे भाई 90 डिग्री तभी बनता है ना जब ये AB डायमीटर हो और ये पॉइंट P दोनों की दोनों सेमी सर्कल के सरकमफेरेंस में लाई कर रहे हो। अरे बताओ, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो मतलब पॉइंट P का ट्राजेक्टरी क्या आना चाहिए? सेमी सर्कल आना चाहिए। अब सेमी सर्कल की इक्वेशन तो अपने को नहीं आती है, क्यों? क्योंकि अपन इतने बड़े नहीं हुए हो, है ना, बट कंडीशन अपन लगा सकते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल कंडीशन, व्हाट शुड बी द ज्योमेट्रिकल कंडीशन? सबसे पहले स्टेप नंबर 1 कहता है कि आप जो भी पॉइंट को मूव कर रहे हैं उसको आप क्या मान लीजिए, h, k। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि आप ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगाइए। व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल कंडीशन? क्या है बताइए। ज्योमेट्रिकल कंडीशन यहां पर क्या है? सर्कल विद डायमीटर AB, एग्जैक्टली, है ना, सर्कल विद डायमीटर AB। तो दो सर्कल आएंगे, मतलब दो सेमी सर्कल आएंगे, सॉरी। एक सेमी सर्कल ऊपर वाला आएगा, क्योंकि इस सेमी सर्कल पर अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो, कोई भी पॉइंट लेते हो सेमी सर्कल पर, चाहे वो ये पॉइंट हो चाहे वो ये पॉइंट हो, उसका हमेशा AB से जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। तो मतलब पॉइंट P का ट्राजेक्टरी क्या आ जाएगा? सेमी सर्कल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये वाला नीचे वाला सेमी सर्कल भी आ सकता है, तो आएंगे, है ना। आप उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, उसकी टेंशन गणित ले ले, गणित की टेंशन गणित को लेने दो। गणित समझते हो, मैथमेटिक्स, उसकी टेंशन मैथमेटिक्स ले लेगा। आपको बस ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगानी। तो व्हाट शुड बी द ज्योमेट्रिकल कंडीशन? ऐसा ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगाओ, मैं ये दो फिगर मिटा देता हूं क्योंकि वो कंफ्यूजन पैदा करेंगे, है ना। लेट इट बी द फाइनल फिगर। अपन ने इसको क्या मान लिया, h, k। अब आपको ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगाना है इस तरह से ताकि ये एंगल हमेशा 90 डिग्री बरकरार रहे। क्या कंडीशन लगाई जाए बताइए? अभी अपन ने स्लोप के बारे में तो पढ़ा नहीं है, और क्या पढ़ा अपन? ओ, पाइथागोरस थ्योरम। 90 डिग्री मतलब पाइथागोरस थ्योरम। Find the locus of a point P which moves such that it always makes an angle of 90 degree with the line AB। सही तो है, क्या दिक्कत है विवेक, है ना। मेरे को बोल रहे हो कि सर आपने गलत समझा क्वेश्चन को। ठीक समझा है ना, कोई दिक्कत नहीं, यही इसका पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन है। ऐसा लोकस निकालना आपको ताकि वो AB लाइन से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाए। पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं यहाँ पे, मतलब ये डिस्टेंस जो होगा वो हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये हो गया ज्योमेट्रिकल कंडीशन। दिस इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर, AP प्लस BP का स्क्वायर, है ना। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूले से अपन पाइथागोरस का लेंथ निकाल सकते हैं। देखिए 4 और 2 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 एंड 1, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू AP का डिस्टेंस निकाल लेंगे ना अपन। AP का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, देखिए h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये डिस्टेंस है, ये AP डिस्टेंस है, और ये भी AB डिस्टेंस है। AB डिस्टेंस का स्क्वायर भी करना। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, AB का स्क्वायर नहीं करोगे? और AP का भी स्क्वायर करेंगे अपन, और BP का भी स्क्वायर करेंगे। तो BP डिस्टेंस में लिख देता हूं आपके सामने। BP डिस्टेंस क्या आ जाएगा, h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये होगी ज्योमेट्रिकल कंडीशन। अब क्या करें सर? अब इसको सिंप्लीफाई करो। स्टेप नंबर 3 कहता है सिंप्लीफाई करो। तब तक सिंप्लीफाई करो, तब तक सिंप्लीफाई करो जब तक h और k के अलावा सारे वेरिएबल खत्म हो जाए। वेरिएबल है ना, देखते हैं 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2, 2 का स्क्वायर 4, याद रखना है ना, 4 4। ओके, ये 3,4 था, 3 माइनस 1 2। ठीक है, तो 4 प्लस 4 8, रूट 8 आ जाएगा। रूट 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा।
कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? √8, अरे √8 आएगा, फिर उसका स्क्वायर है तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे कर लो आप, है ना। देखिए अंडर रूट का स्क्वायर करा अपन है तो अंडर रूट तो गायब हो जाएगा, सिर्फ अपने पास बचेगा h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-2 का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा h-3 का होल स्क्वायर प्लस k-4 का होल स्क्वायर। ठीक है, खोल दो इसको, है ना। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अगेन। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 6h प्लस k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k, ये 8 के बराबर है। अरे यार, ओके क्या करें भाई, अब सिंप्लीफाई करो सर अच्छे से। देखिए एच स्क्वायर और एच स्क्वायर मिलके क्या बन जाएंगे? 2h²। बहुत ही बढ़िया है ना, इनको आप इक्वेशन से उड़ा दो। अब क्या बचा? के स्क्वायर और के स्क्वायर। मैं हमेशा स्क्वायर वाले टर्म पहले लिखता हूँ। फिर लीनियर मतलब जैसे 2h हो गया, -2h और -6h, दैट विल गिव यू -8h, है ना। और फिर उसके बाद -4k एंड -8k, दैट इज गोइंग टू गिव अस -12k। फिर उसके बाद देखेंगे कांस्टेंट में क्या आता है, 4 9 13 और 16, ये हो जाएगा आपके पास 29, तो दिस इज 29। और यहाँ पे 1 भी भूल रहा हूँ मैं, तो 30 हो जाएगा ना, 30। और इधर 8 है ना। आप ध्यान से इस 8 को अगर मैं इस तरफ फेंक दूंगा तो 30 सॉरी 30 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 22। ठीक है ना, कोई फड़फड़ाहट तो नहीं हो रही। ये आ गई आपकी इक्वेशन। इस इक्वेशन को मैं फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ये 2 यहाँ से हर जगह से 2 कॉमन आ जाएगा और 2 को अपन नीचे स्वाहा कर देंगे। तो अच्छा, ये 0 को मैं राइट हैंड साइड में लिखता हूँ क्योंकि ऐसे ही सुंदर दिखता है। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 8h माइनस 12k प्लस 11, ओ सॉरी माइनस 4k क्यों लिखा है अपन ने? 2 कॉमन लिया ना, माइनस 4h माइनस 6k प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो इक्वेशन आई है, क्या इसमें h और k के अलावा कोई तीसरा वेरिएबल है? कोई तीसरा वेरिएबल दिख रहा है आपको? z, p, q, a, b, c नहीं दिख रहा ना, नथिंग एट ऑल। सो वी कैन easily replace h with x and k with y। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आई है अपने पास, दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। ये लोकस है रिक्वायर्ड। ठीक है, अच्छा इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अपन एक लिखते हैं। आप पहले वो लोकस को कॉपी कर लीजिए। जयंत, आपके कमेंट्स मुझे नजर नहीं आते हैं, मतलब उसमें खालीपन दिखता है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, किस टाइप आपके बहुत सारे कमेंट मिस हो गए। सर आपने क्वेश्चन को गलत समझा। नहीं, क्वेश्चन तो मैंने सही समझा था। ठीक है, बिकॉज मैंने अभी आंसर मैच करा, सेम है आंसर। क्वेश्चन तो अपना कोई दिक्कत नहीं है। सर्कल विद डायमीटर, ये भी आप सही कह रहे थे। आपने ये भी लाइन सेगमेंट के साथ 90 बनाया। जी हाँ, उसका कहने का मतलब ही यही था। मिड पॉइंट ऑफ ए भी निकालेंगे फिर? नहीं, वैसे भी नहीं करेंगे। हर्षदा ने जो तरीका बताया था वो एकदम सही था, है ना। फिर आप लोग कुछ अपने आपस में बात करने लगे। सर अगर तीसरा वेरिएबल होता तो उसका कोई रिलेशन दिया जाएगा ना x1 के साथ। हाँ, टेंशन मत लो। आप फ्यूचर का टेंशन बहुत लेते हो। तीसरा वेरिएबल आएगा अपने पास तो उसका कुछ ना कुछ आपको तरीका उसको एलिमिनेट करने का हमेशा गिवन होगा, हमेशा। ठीक है, अब आपको सेम क्वेश्चन है आपके पास, सेम क्वेश्चन। उसमें क्या बोला है कि फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P
which moves such that PA is equal to PB। ठीक है, A और B अगेन सेम है ना, जहां पर A क्या है 1,2 और B is 3,4। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंडीशन डिफरेंट है। ठीक है, तो आप लोगों ने मैच कर लिया होगा इस चीज को अच्छे से। गुड। विवेक आपका कमेंट मैं समझ रहा हूँ ना, बट उस बारे में अपन बात करते हैं। आएगा एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है लगभग वैसे है ना, तो हर डाउट के ऊपर एक क्वेश्चन बनाया गया। तो आपको क्या बोल रखा है कि P ऐसे मूव कर रहा है कि उसका डिस्टेंस A से और B से दोनों से सेम हो। तो P को कैसे मूव करना है कि ये वाला जो डिस्टेंस है PA, दिस मस्ट बी इक्वल टू PB। ओके, तो क्या कंडीशन लगाई जाए? सबसे पहला स्टेप देखिए, मैं आपको स्टेप वाइज लिख के इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, बट ये हर बार नहीं लिखूंगा मैं, एक बार और लिख देता हूँ, नेक्स्ट टाइम से अपन डायरेक्टली करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या कहता है आपको कि ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगा दीजिए, दैट इज PA इज इक्वल टू PB। लगा देते ना PA, अच्छा P मूविंग पॉइंट को अपन h, K मान रहे हैं, तो PA क्या हो जाएगा h-1 का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, चलो ये क्वेश्चन तो आंसर तो आ जाएगा मेरा, बट ये P का लोकस आएगा क्या? डेफिनेटली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट ले लो आप, कोई भी पॉइंट ले लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, चाहे ये पॉइंट ले लो, उसका डिस्टेंस हमेशा B से और A से बराबर आएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट लेने पर यही खासियत होती है कि उसका डिस्टेंस A से और B से हमेशा क्या आएगा? बराबर आएगा। तो आपकी इक्वेशन जो लोकस आएगी वो किसकी आएगी? लाइन की आएगी। और लाइन की इक्वेशन क्या होती है? लीनियर ax प्लस by प्लस c टाइप की, है ना। तो अपन चेक करेंगे लास्ट में लाइन आती है या नहीं आती है। तो h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू h-3 का होल स्क्वायर प्लस k-4 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। हो गया ना, डिस्टेंस फॉर्म खत्म, लफड़ा ही खत्म हो गया आपका। बस इसको सॉल्व करो। थर्ड में क्या करेंगे अपन? थर्ड स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन। तो लेट अस टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो फटाफट स्क्वायर करते हैं। अच्छा, अगर किसी को याद हो क्लास 10th NCERT एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 7.1, एग्जाम्पल आपको एक्सरसाइज के पहले एग्जाम्पल्स नहीं दी जाते थे, उसमें एक लास्ट एग्जाम्पल था जिसमें आपसे इक्वेशन रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई पूछा गया था। तो उसका भी सेम आंसर आता है, सेम क्वेश्चन था, लेकिन वो उस समय मैं आपको बता नहीं सकता था कि ये लोकस है, वरना आप पगला जाते ना। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देंगे। सेम क्वेश्चन था, अपन ने किया होगा, आपको याद होगा ना, आप लोग सब पढ़ के ही आए वहां से। तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो देखिए ये अंडर रूट का स्क्वायर और ये अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट तो गायब हो जाएगा। h-1 का होल स्क्वायर डायरेक्टली खोल देते, a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h और k-2 a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k, दिस इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k प्लस k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k, है ना। देखिए h स्क्वायर और h स्क्वायर कट जाएगा, फिर k स्क्वायर और k स्क्वायर भी कट जाएगा, मतलब जीरो हो जाएंगे इनका सम, है ना। तो कौन बचेगा आपके पास? -2h, और h इधर कौन है और h का, यार मैं ना हमेशा इसको k लिख देता हूँ। देखिए -2h और -6h, 6h को इस तरफ फेंक दो, इधर फेंकेंगे तो प्लस 6h हो जाएगा, प्लस 6h माइनस 2h तो प्लस 4h। फिर ये 8k को इस तरफ फेंक दो, 8k को इधर फेंकोगे तो ये यहाँ पे -4k ऑलरेडी, उधर से 8 आएगा तो +4k आ जाएगा। ओके, देन कांस्टेंट 16 प्लस 9 इज 25 को लेफ्ट हैंड साइड अपन ला रहे हैं, डोंट वरी, बट इधर ऑलरेडी क्या है 1 + 4 5, वी ऑलरेडी है 5 और उधर से 25 आने वाला है। सो ये आ गया आपका फाइनल। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? 4h प्लस 4k माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लोगे तो h प्लस k माइनस 20, सॉरी 4 5 20। अब लास्ट स्टेप क्या कहता है कि h और k के अलावा कोई और वेरिएबल है क्या? नहीं है, है ना। जब होगा तब देखेंगे।
तो आप क्या करो, h की जगह x डाल दो, k की जगह y डाल दो। आई होप आप सबने मैच कर लिया होगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, है ना। -5 को उधर भेज दिया अपन। लिखिए अगला क्वेश्चन। एक काम करते, चलो लिख लो। फाइंड, होमवर्क दे दूंगा मैं। द लोकस ऑफ अ पॉइंट P which moves such that area of triangle PAB हमेशा 1 square unit is always 1 square units। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको A पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है -1,0 एंड B पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1,0। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ओके, DPP नंबर 3 आप लोग सबमिट करोगे। मॉड्यूल में से आप होमवर्क लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन का मॉड्यूल। एकदम आपको टाइम से करना है सारे मॉड्यूल, कोई भी लेट नहीं करेगा कि चलो बाद में कर लेंगे यार। हाँ, आज ऐसे ही लगा कि बहुत छोटी क्लास हुई है। वो 1 आवर की क्लास में ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है मुझे, आपको भी नहीं मिलता होगा। लिखो भाई होमवर्क। मॉड्यूल में से लेवल 1 आपको निकालना है। लेवल 1 क्या क्या सॉल्व करेंगे अपन? क्वेश्चन नंबर 1, 2, चलो 3 भी कर लो। Hmm, 6, 7, 16, 17। दैट्स इट। टिक कर लो इसको बुक में। बिल्कुल डिटर्मिनेंट्स होगा अर्षद, है ना, बिल्कुल एकदम सही, आप बहुत सही समझ रहे हो, है ना। चलिए ये क्वेश्चंस आप सब मुझे करके देंगे। कोई भी बच्चा अगर नहीं ये वाले क्वेश्चंस करता है तो मैं पक्का कल उसके ऊपर कुछ एक्शन लूंगा। ये स्ट्रेट लाइन का जो आपका मॉड्यूल है आपको पूरा एकदम रेगुलरली करना है, हर दिन करना है। कोई भी मिस नहीं करेगा कि यार दिवाली की छुट्टी आ रही तब कर लेंगे, एक बार छूट गया तो छूट गया। ठीक है, सेल्फ टेस्ट का आप देखिए, सेल्फ टेस्ट का नाम क्यों है सेल्फ टेस्ट, ताकि आप खुद से करें ना। मैं करवा दूंगा आपको ना, डोंट वरी, मैं सेल्फ टेस्ट भी आपको करवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, दिवाली वेकेशन है अपने पास 4 दिन का। चलिए मिलते कल अपन, है ना। बाय एवरीवन, टेक केयर।